गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रखे। इसकी हमें क्या करना है? की पॉइंट डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करनी है? की पॉइंट। अब देखो यहाँ पे लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऐसे तो हम लोग जानते हैं, ऐसे हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई? हम लोग ये जानते हैं कि भैया कल्चर मतलब सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ये तो जानते हैं। सिविलाइजेशन में सभ्यता और कल्चर मतलब संस्कृति। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सभ्यता, क्या बताओगे? क्या जवाब दोगे? कोई है विचार? आप कोई आइडिया है आपके मन में इसके लिए क्या बोलोगे आप? है? थोड़ा सा तो दिक्कत हो रही है ना आपको। सभ्यता कहना आसान है, लेकिन व्हाट इज सभ्यता? तो कहोगे सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता। अरे सभ्यता मतलब होता क्या है? तो ये चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको देखना पड़ेगा। सोसाइटी दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वह समाज जो बहुत ही अच्छे ढंग से, है ना, सुव्यवस्थित हो। वह समाज जो बहुत ही अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो, उसे ही हम कहते हैं सभ्यता। समाज जो सुव्यवस्थित हो, यानी समाज में हर चीज की व्यवस्था हो। धर्म के लिए अलग व्यवस्था, कर्म के लिए अलग व्यवस्था, ठीक। क्षत्रियों के लिए अलग व्यवस्था, वैश्यों के लिए अलग व्यवस्था। माने हर चीज पैटर्नाइज्ड हो। वह समाज जिसमें हर चीज पैटर्नाइज्ड हो, दैट समाज इज कॉल्ड सभ्य, यानी उसी समाज का नाम है सभ्यता। तो जिस सोसाइटी में हर चीज सुव्यवस्थित हो, वह समाज कहलाता है सभ्यता। आई बात समझ में? तो यहां पे आ गया वेल, ए सोसाइटी दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड, और बहुत ही अच्छे ढंग से विकसित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो और विकसित भी हो, उसे ही सभ्यता कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? और बात है इंडिया की सभ्यता, तो इंडिया के समाज के बारे में बात होगी, जो बहुत ही सुव्यवस्थित था और बहुत ही डेवलप्ड भी था, विकसित भी था। कुछ भी ऐसा चीज नहीं था जो व्यवस्था से बाहर था। ठीक, मंदिर कैसे बनेगा उसकी भी एक व्यवस्था थी। मंदिर में, हाँ, मंदिर में क्या क्या किया जाएगा उसकी भी व्यवस्था थी। आम आदमी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसकी अलग व्यवस्था थी। शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी उसकी अलग, मतलब हर चीज का व्यवस्था था। इसीलिए तो भारत की सभ्यता पहले भी था और आज भी है। तो समझ में आया? तो भारत की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, भारत के समाज के बारे में पढ़ेंगे। वो समाज कैसा था? वेल ऑर्गेनाइज था और वेल डेवलप्ड था। आई बात समझ में? और रही बात संस्कृति, तो भारत की संस्कृति की बात करें तो संस्कृति होता क्या है? तो होता है यार मत या विचार, मत या विचार या विश्वास कहो, तीनों में से कोई मत कहो। मत नहीं समझ में आया तो विचार कहो, विचार नहीं समझ में तो विश्वास कहो। यानी भारत की सभ्यता में, भारत की सभ्यता की कौन कौन सा, जब भारत के पास कौन कौन सा विचार था, भारत का क्या विचार था? तो भारत के विचार पहले भी था, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम पहले भी था, आज भी है। G20 में मोदी जी ने क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा वर्ल्ड एक है, सब परिवार है। और G20 में हमारे मोदी जी ने इसको बहुत हाईलाइट किया। दैट इज कल्चर ऑफ इंडिया। यस, कल्चर ऑफ इंडिया।
इसलिए मोदी जी ने ये काम किया। कोई मोदी जी को कुत्ता काट लेता कि वसुधैव कुटुंबकम का उन्होंने लोगो बनवाया। बहुत लोग तो विरोध भी किया इनका, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये भारत का क्या है, कल्चर है। मोदी जी का विचार था, सॉरी, भारत का विचार क्या था कि भैया हम अपना कपड़ा खुद से बीनेंगे हाथ से, जिसको कहते हैं खादी। तो जितने भी गिफ्ट मोदी जी ने दिया G20 में, सब खादी और बनारसी, बनारस, कश्मीना के शॉल, बनारस की साड़ी और खादी के वस्त्र। तो भारत में कपड़ा मतलब स्वदेशी, दैट द मत और विचार कि जो भी करेंगे अपने देश का करेंगे, दैट वाज द विचार। और हमारा विचार यही है, हमारा मत है कि पूरा वर्ल्ड क्या है, एक परिवार है, अतिथि देवो भाव, यही तो हमारा विचार है, यही तो हमारा मत। तो जो इस तरह के मत रखता हो उसके बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ इंडिया की कल्चर की बात करें तो इंडिया की मत की बात करेगी। तो ये हुआ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता और संस्कृति। संस्कृति समझ गए, सभ्यता समझ गए कि नहीं मेरे भाई? तो इंडिया का सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात। अच्छा, अब यहां से शुरू करें हम लोग। M.K. गांधी वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियंस। ये हमारे गांधी जी हैं, ये गांधी जी हैं, ये क्या थे? ये स्पिरिचुअल लीडर अधिक थे, नेता कम थे। ठीक, आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है कि? इसलिए इन्होंने क्या किया था, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने पॉवर्टी पर बात करी, इन्होंने वीमेन राइट्स की बात करी, इन्होंने धर्म की बात करी, ठीक है, इन्होंने कास्ट सिस्टम की बात करी, जस्टिस, है ना, कास्ट सिस्टम के ऊपर जस्टिस की बात करी, एथनिक हार्मोनी की बात करी। और जो आदमी ऐसा बात करता है, जिन्होंने सत्याग्रह की बात करी, ठीक है, सत्याग्रह क्या है, और उन्होंने नॉन वायलेंट यानी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस, सबने अवज्ञा की बात करी। वह आदमी पॉलिटिशियन हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है। तो इन सब बातों से सिद्ध हो गया कि गांधी जी कैसे थे, स्पिरिचुअल लीडर थे और ये पॉलिटिशियन कम थे। पॉलिटिशियन को तो बस अपना पार्टी, अपना कुर्सी, अपना मत, अपना वोट पर ध्यान होता है, इन सब चीजों पर ध्यान कहाँ रहता है। इसीलिए गांधी जी को स्पिरिचुअल लीडर अधिक कहा जाता है, नेता कम कहा जाता है। ऐसी बात हमारे और नेताओं को तो नहीं कहा गया, जवाहरलाल जी को तो नहीं कहा गया, क्योंकि वो लोग पार्टी से जुड़े थे, उनको पार्टी कैसे चलाना है वो। तो दैट वाज द सम स्पेशल थिंग अबाउट मिस्टर महात्मा गांधी, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर। अरे आई कुछ बात समझ में? आज ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे 2 अक्टूबर। ही वॉज असैसिनेटेड, गांधी जी अपने से नहीं मरे, इनको मार दिया गया। कब? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे। आजो, गांधी जी को 4 बच्चे थे। पूछ देगा हाउ मेनी सन्स हैड मिस्टर महात्मा गांधी? इनके 4 पुत्र थे, ठीक। कौन कौन? चलो थोड़ा 3 दिख रहा, एक और ऊपर करेंगे तो दिखाई दे। कितनी बात तो समझ में आ गई सबको ना मेरे भाई। गांधी जी को कितने पुत्र थे? 4। कौन? हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, रामदास गांधी, मनीलाल गांधी। ये 4 पुत्र किनके? गांधी बाबा के, ठीक। अच्छा, हिज वाइफ्स नेम, इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी।
ये है हमारी कस्तूरबा गांधी, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी डोमिनेट रहे, यानी ये भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे 1915 से लेकर 1948 तक, 1915 से लेकर 1948 तक, 1915 से लेकर 1948 तक सक्रिय रहे। ही वेंट टू चंपारण। अब यहाँ हम तो चंपारण के हैं ना, तो हम वेंट लिखे कि हम केम लिखे। ये तो किताब में लिखेगा वेंट, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे केम। गांधी जी आए कहाँ? हमारे चंपारण में। कब? 1917। इन्होंने एक किताब लिखी ऑटोबायोग्राफी। देख मेरे भाई, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी की व्यक्ति के चरित्र के बारे में, लाइफ के बारे में कोई दूसरा आदमी लिखेगा, वो कहलाएगा बायोग्राफी। और किसी भी व्यक्ति की चरित्र के बारे में वो खुद लिखेगा, वो कहेगा ऑटोबायोग्राफी। ये वर्ड है ना ऑटो, ये एक वर्ड है जो शब्द के पहले लग जाता है और इसे अर्थ में चेंज ला देता है। ऑटो का मतलब होता है स्वचालित, ऑटो का मतलब होता है स्वचालित, ठीक है। और इसमें जो भी जिसके साथ ये लग जाएगा वो स्वचालित हो जाएगा। जैसे ऑटोबायोग्राफी खुद से, ऑटो रिक्शा, वह रिक्शा जो खुद से चलती हो, पैडल मारने की जरूरत नहीं। ऑटोमोबाइल यानी वो गाड़ी जो खुद से चलती है, मशीन से चलती है, आदमी उसको चलाता है, बस बैठा रहता है, ठीक है। ऑटोमेटिक, अपने आप, ठीक है। अच्छा, तो ऑटो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यही इस किताब के नाम है। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, और नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसी चैप्टर से प्रेजेंट ए से, यानी इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इसी से एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी इसे डिराइव किया गया है। कौन सी किताब? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसी से ये डिराइव किया गया। आई बात समझ में? आ जाओ। सिविलाइजेशन इज दैट मोड। अब पूछो कि सिविलाइजेशन क्या है, तो किताब में लिखी है कि सिविलाइजेशन एक मोड है, एक तरीका है। किस चीज का? कंडक्ट का। कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार, मैनर का, है ना। मैनर का एक तरीका है जो बतलाता है, पॉइंट आउट मैंने बतलाता है किसको? इंसान को। व्हाट? पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के राह बतलाता है। क्या बतलाता है? कर्तव्य का राह बतलाता है कि व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट इज योर कर्तव्य, जो बताए उसे बोलते हैं सिविलाइजेशन। और जिसका सभ्यता अच्छा होता है, उस सभ्यता में रहने वाले हर व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है, वर्क होता है, ड्यूटी होता है, वह अच्छा होता है। आई बात समझ में? क्योंकि उसको पता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हम लोग को नहीं पता। अगर हम लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात छोड़ दे तो सबको कुछ भी नहीं पता व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इसीलिए हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स डेथ। आओ, गुजराती इक्विवेलेंट। अब गुजराती में शब्द है जो इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य। समतुल्य है किसका? सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन का समतुल्य, यानी गुजराती में एक शब्द है जो सिविलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, मैं सिमिलर मीनिंग है। वो क्या है? गुड कंडक्ट। यानी गुड कंडक्ट मतलब सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन मतलब गुड कंडक्ट। आई बात समझ में? तो अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप सिविलाइज्ड हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो यू आर अनसिविलाइज्ड। व्यवहार माने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिसको ये पता है वो सिविलाइज्ड, और जिसको नहीं पता वो अनसिविलाइज्ड। आई बात समझ? इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट, भारत की जो सभ्यता है वो क्या करता है? एलिवेट करता है, बढ़ाता है। हाँ, क्या चीज?
मोरल बीइंग, मोरल बीइंग माने मोरालिटी, मोरल बीइंग मतलब मोरालिटी, सदाचार। मोरल बीइंग का मतलब होता है मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब होता है सदाचार, जो सदाचार को बढ़ाता है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन में सदाचार बढ़ाता है। ठीक है, सदाचार यानी कि सही विचार, सही आचरण, डेट इज कॉल्ड सदाचार। तो विचार भी सही और आचरण भी सही। अच्छा, नेक्स्ट, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, जो पश्चिमी सभ्यता है वो एलिवेट करता है, बढ़ाता है व्हाट, इमोरालिटी, अनैतिकता। अनैतिकता मतलब मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद, यानी खाली माल, बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो यहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पीछे जाओगे तो मनी हो जाएगा एवरीथिंग। इसलिए आजकल देखते हो लोग पैसा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं और क्या क्या नहीं झूठ साच बोलते हैं मेरे भाई। उनके लिए मनी ही भगवान है, बाकी सब कुछ खत्म। तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन इज क्या है? केवल और केवल इमोरालिटी है, यानी भौतिकता है और कुछ नहीं है। आजकल देखोगे जितने भी बहुत सारे लोग जो पैसे वाले हैं, क्या वो मोरालिटी से कमाते हैं? नहीं, मेहनत से। कहा जाता है ना, केवल आप झोपड़ी बना सकते हो, महल खड़ा नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाकर ये महल खड़ा होता है मेरे भाई। और एक्स्ट्रा क्या करोगे? यही तो करोगे, मेटेरियलिज्म, पैसा कमाओगे। पैसा किसी तरह से आना चाहिए, करेक्टर जाए या करेक्टर बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं, माल आना चाहिए। That's... गांधी जी इज डेड अगेंस्ट। डेड अगेंस्ट का मतलब होता है सख्त विरोधी। डेड अगेंस्ट का मतलब होता है सख्त विरोधी थे। ब्लाइंड इमिटेशन, आंख बंद करके अनुकरण करने का। किस चीज का? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, माने विदेशी सभ्यता का आंख बंद करके फॉलो करना, इसके सख्त विरोधी थे गांधी बाबा हमारे। क्यों? क्योंकि उससे अगर फॉलो करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे मेरे भाई। तुम्हारा सिस्टम एक अलग है, आपके एटमॉस्फेयर अलग है, आपका आना क्लाइमेट अलग है। समझ रहे हो कि नहीं? अब जो देश सालों भर ठंड में रहता है वह, और एक देश जो सालों भर ठंडा गर्म हर तरह के मौसम को झेलता है, उसकी बॉडी और उसकी बॉडी में तो अंतर ही होगा ना मेरे भाई, होगा। इसलिए गांधी जी सख्त विरोधी थे। इंडियन सिविलाइजेशन इज इमूवेबल। भारत की सभ्यता स्थिर है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। भारत में जहां पहले था आज भी समान वही है। रावण शंकर जी को ले जा रहा था लंका। शंकर जी तो भोला बाबा है ना, उन्होंने कहा ठीक, लेकिन कहे थे कि देख यार, तुम अगर रखोगे कहीं पे तो मैं नहीं जाऊंगा, इसे तुम्हें लगातार ले जाना पड़ेगा उठाकर। लेकिन लोग शंका लग गया रावण को, और झारखंड में जाकर, हाँ, जो आजकल देवघर है, वहां पे उन्होंने एक इंसान को कहा कि तुम इसको पकड़, मैं लघु शंका करके आता हूं। लेकिन इतना अधिक लघु शंका हो रहा था और शंकर जी भारी थे, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वहीं छोड़ दिया, रख दिया। जब रावण लौट के आया, जब उठाने लगा, उठा ही नहीं। एक तो रावण खिसिया कर एक लात से दाब दिया ऐसे, और अंदर दब गए हमारे बाबा। आज जाकर देखो बाबा धाम में है कि नहीं है ना, वह राम सेतु जिससे राम जी लंका गए थे, आज भी है कि नहीं। वह द्वारिका जहां पे कृष्ण जी का राज्य था, आज भी है कि नहीं। समुद्र के नीचे ही है, लेकिन है तो जो जहां था आज भी वही है। लेकिन पश्चिमी देशों में जो कल था आज वहां कुछ भी नहीं है, क्लीन है। That's
यही भारत की क्या है, ग्लोरी है, यही भारत की खूबसूरती है। यानी जो बदल जाए वो क्या खूबसूरत, तुम्हारे लिए बदल रहे हैं, उसके लिए बदल रहे हैं, नहीं यार, समय के साथ बदल रहे हैं, ये तुम्हारी खूबसूरती नहीं, खूबसूरत वही है जो ऑल द सीजन्स एक जैसा रहे। दैट्स द क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान, उसकी कोई ग्लोरी नहीं होती। इसलिए कहा भारत क्या है, इमूवेबल है, और भारत की, इसीलिए भारत हाँ की ग्लोरी है, भारत की गौरव है। ठीक है, भारत की खूबसूरती उसी में है, ना बदलने में। इसलिए तुम भी खूबसूरत बनना चाहते हो तो मत बदलो, जैसे हो वैसे स्वीकार करो। अगर तुम किसी के लिए बदलने लग जाओगे तुम बदसूरत हो जाओगे मेरे भाई। अच्छा, क्योंकि जब तुमसे कोई प्यार करेगा तो ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। अगर बदल के स्वीकार करने की बात करता है तो प्यार नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर द अदर्स, यही हो रहेगी आपकी ग्लोरी। अच्छा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारत सभ्यता की जो बेस है, आधार है, सादा जीवन, उच्च विचार। सिंपल रहो, ऊंचा सोचो। ठीक, लेकिन अब तो सोचो, हम रहते हैं बहुत हाई क्वालिटी के लाइफ लीड करते हैं, लेकिन सोच तो देखो घटिया। बड़े बड़े मोहल्लों में रहने वाले इंसान आम आदमी को कीड़े मकोड़े समझने लग जाते हैं। आई बात समझ में? तो भैया इंडिया का वो कल्चर नहीं है। इंडिया का कल्चर है हाई थिंकिंग है और सिंपल लिविंग है। गांधी जी की लाइफ देखो कितना सिंपल था, एक धोती और एक चमोटी का चप्पल। ठीक, क्या वो गरीब थे? गरीब होते, अरे भैया बहुत धनी मनी आदमी थे। हाँ, गुजरात का आदमी गरीब होता है? नहीं। अगर वो गरीब थे तो वो विदेश पढ़ने क्यों गए थे यार? अमीर थे, लेकिन सिंपल लिविंग था। अब विचार तो सुन देखो, बड़े बड़े, तभी तो वो बन गए राष्ट्रपिता। तो इंडिया का बेस रहा है, लेकिन अब इंडिया का बेस ऐसा नहीं रहा है। अब हो गया है, ठीक, अब हो गया है हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। उच्च जीवन शैली और घटिया सोच। ठीक, अगर आप गांव में जाओ, गांव के लोग आपको बैठाएंगे इज्जत के साथ, कुछ नहीं है तो एक गुड़ और एक गिलास पानी जरूर पियाएंगे। सिंपल लिविंग है, हाई थिंकिंग है कि अतिथि देवो बाबा। लेकिन हम शहरों में जाएंगे तो अगला पूछेगा चाय पीजिएगा, बनवाए क्या? अब बताइए, हम बेलजे होंगे ना तो कहेंगे हाँ बनवाइए। तो यार पिलाना है तो पिलाओ, और पूछ क्यों रहे हो? पीजिएगा, बनवाए। इसका मतलब तुम्हारा इरादा सही नहीं है मेरे भाई। अगर आप मुझे गेस्ट समझते हो तो आप बैठाओगे, बैठिए, 5 मिनट बैठिए, उसके बाद जाइएगा। चाय आएगी, पानी आएगा, पी के जाएंगे। अब आपसे पूछे खाइएगा, खाना बनवाए, इसका मतलब खाने का मन नहीं है यार। तो ये है सिंपल थिंकिंग, घटिया थिंकिंग और हाई लिविंग। अच्छा, बट इट इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। यानी मोटो का मतलब होता है आदर्श वाक्य। मोटो का मतलब होता है आदर्श वाक्य। ये किसका है? वेस्टर्न फिलोसोफर का है, एक पश्चिमी दर्शन शास्त्री का है, जिसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये दिस वेरी पर्सन इज विलियम वर्ड्सवर्थ। दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन। इन्होंने लिखा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी ने थोड़ा सा चेंज किया, प्लेन की जगह पर सिंपल कर दिया। वो लिखा था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, गांधी जी ने प्लेन को सिंपल कर दिया। ठीक है, आ जाओ। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑलवेज चेंजिंग। विदेशी सभ्यता हमेशा बदलता रहता है ना, रोज चेंज होता है। जो आज है कल वो नहीं होगा।
ठीक है, भारत में जो आज है वो कल भी रहेगा। पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम। यानी यूरोप के लोगों ने कहां से सीखा ज्ञान, कहां से ज्ञान लिया, है ना, ग्रीस से और रोम से लिया, यूनान और है ना रोम से लिया ज्ञान अपना। ठीक, ये उनका गुरु है। वेस्टर्न कंट्री का गुरु कौन रहा? ग्रीस और रोम। लेकिन गुरुए गायब। आज दुनिया का नक्शे में ये लोग हैं, लेकिन इनकी जो पुरानी ग्लोरी था वो आज नहीं है। कौन जानता है कि दिस थिंग इज मेड फ्रॉम ग्रीस एंड दिस इज मेड फ्रॉम रोम? आज तो होता है मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। लेकिन मेड इन रोम, मेड इन ग्रीस कहीं देख रहे हो? इसका मतलब ग्लोरी। तो जब गुरुए की ग्लोरी नहीं तो यूरोपियंस की क्या ग्लोरी होगी? वो भी वही है। आवर फोरफादर डिस्यूडेड अस। रोक लगाना, मेरे पूर्वज लोग रोक लगा रखा था लक्सरी में। लक्सरी में से होता है अय्यासी, भोग विलास, इस पर रोक लगाया था। जो अय्यास होते हैं, जो भोग विलासी होते हैं, खाना माने सेक्स, ये सब में लगे रहते हैं, उसको कहते हैं लक्सरी। दारू, मांस, ये उसको हमारे पूर्वज कहते थे नो नो नो। क्योंकि एक ये भोग विलास करने वाला आदमी हो जाता है अय्यास, और अय्यास आदमी का करेक्टर नहीं होता, याद रखना। अय्यास आदमी का करेक्टर नहीं होता। उससे तुम आस्पेक्ट करके देखो, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे साथ भी उल्टा पुल्टा कर देगा, समझ रहे हो कि नहीं? एंड प्लेजर, मजा, 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 चल तो मजा लेते हैं, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। नहीं भैया, इस सब के लिए हमारे पूर्वज कहते थे कि नहीं, ऐसा अय्यासी को नहीं करना है और मजा नहीं लेना है। जिंदगी को जीने के लिए जिंदगी को समझना होगा, इसलिए हमारे पूर्वज इसको रोक लगाते थे। लेकिन आज मॉडर्न एज में देखो, सब लोगों की लाइफ कैसा है? फुल ऑफ लग्जरीज है कि नहीं? हाँ, सब लोग की लाइफ लग्जरीज है। यानी बड़े बड़े कार, बड़े बड़े मोटरसाइकिल, बड़े बड़े बिल्डिंग्स। हो क्या रहा है? दारू, मैच, सेक्स, दिस दैट। अब उस आदमी से क्या करेक्टर की तुम हरा एक्सपेक्टेशन करोगे मेरे भाई? समझ रहे हो कि नहीं? और सब लोग मजे ले रहा है, रिश्ता का भी मजे ले रहा। जहां मजा खत्म, रिश्ता खत्म। देखते हो एक एक आदमी 4-4, 5-5, 10-10 शादियां कर रहे हैं। क्यों? मजे नहीं है पुरानका में, नया मजा लेंगे हम। यार क्या जिंदगी है? रोज नया चीज खोजते हो, नया मोबाइल, नया गाड़ी, नया कपड़ा, नया बीवी, नया गर्लफ्रेंड, करते रहो नया नया, रोज मर जाओगे। इसलिए पूर्वज कहते थे कि नहीं, स्टॉप। आपके पास जो है उसका यूटिलाइज करो, उसी में जियो, उसी का मजा लो, दैट्स इट। इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन आजकल के जो व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ेगा, अपने अय्यासी में ही मर जाएगा। भोग विलास करते 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 एक दिन उसका हार्ट फेल हो जाएगा बाजार पास। बिकॉज दे मेक अ स्लेव। दे मतलब क्या होता है? दे किसके लिए आया? दे आया लक्सरी के लिए, दे आया प्लेजर के लिए। यानी लक्सरी, अय्यासी और मजा हम लोग को क्या बना देता है? गुलाम बना देता है। देखते हो किसी शराबी को देखो, शाम होते हुए भट्टी की तरफ भागेगा। अगर बेटा और बेटी कहेगा पापा मुझे किताब के लिए पैसा दीजिए, तो जानते हो क्या कहेगा? चुप, दिन भर तू खाना नहीं था, शाम को कहते हो बेहुदा कहीं का, गधा कहीं का, लेना कहीं का, पढ़िया का पहुंच है, हट। क्यों डांट रहे हो यार? वो कोई मर्डर करने का पैसा मांग रहा है, वो किताब गिनने के लिए मांग रहा है। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो भूत सवार है, तो इसलिए भागे जा रहे हो। तुम्हारे मजा में
वो खलल डाल रहा है, इसलिए खिसिया रहे हो। समझ रहे बात? तो भैया ये हम लोग को गुलाम बना, क्योंकि वो आदमी जो बोल रहा है ना, मेरे बाल बच्चे को डांट रहा है, वो गुलाम है बोतल का। 2 घुट जाएगा, हाँ ऐसा फील करेगा मेरे भाई। एंड वी लूज आवर मोलर फाइबर। जिस जो आदमी भोग विलास का गुलाम हो जाए, वो आदमी के पास करेक्टर नहीं होता, करेक्टर लेस होता है। मैं नहीं बोल रहा, गांधी जी। जिसे अय्यास आदमी, भोग विलासी मजा लेने वाले आदमी का कोई करेक्टर नहीं होता, वो समाज के कोड़ है। इसे समाज से निकाल देना चाहिए, नहीं तो वही आपको समाज को बर्बाद कर देगा। आज हमें खतरा बाहरों से नहीं है, खतरा अपने अंदर के लोगों से है। क्या कोई आतंकी बाहर से आता है, आतंक मचाता है? नहीं, आतंकी यही के लोगों को ट्रेन करके हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हम ही को मरवा देता है। डैट्स वो नहीं आता, बस उसका नुमाइंदा कोई आता है और यही के लोगों को ट्रेन करता। कहीं बम वो नहीं रखता, यहाँ के लोग जाकर रखते हैं, क्योंकि हम लोग गुलाम हैं, हम लोग के पास कोई करेक्टर नहीं है। समझ रहे हो बात? इसलिए मेरे भाई, जो ये आदमी ऐसा है उसका कोई करेक्टर नहीं है, ठीक है? वो करेक्टरलेस आदमी है, और करेक्टरलेस आदमी सबके लिए, है ना, खतरा है। देश के लिए भी खतरा है, परिवार के लिए भी खतरा है, आपके लिए भी खतरा है। बच के रहना मेरे भाई। कभी मजा, है ना, दूसरे से नहीं मिला तो तुम्ही से लेने लग जाएगा मजा। यस, आ जाओ। नहीं बुझेगा रिश्ता, रिश्ता को तार तार कर देगा। यस, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ही हम भोग विलास में, मजा में, वासना में इंडल्ज रहते हैं, है ना, आनंद लेते हैं उसका, उतना ही हम क्या होते हैं, अनब्राइडल हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं मेरे भाई। हम अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं। जो इंसान को अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, वह इंसान क्या करेगा, उसको तो लोग रिमोट कंट्रोल के हिसाब से यूज करने लगता है। यस, तो आतंकवादी क्या करता है, हम ही लोग को यूज करता है। आई बात समझ में? सो करेक्टर मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। और करेक्टर कब आएगा? रोक लगाने से आएगा, बहाने से नहीं। भोग विलास में बहाने से नहीं होता। आ जाओ, यदि बात समझ में आ गई? हाँ मेरे भाई, 20 तक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है? इसलिए देखो गांधी जी क्या बोलते हैं, अगर एक बार देख लोगे तो तुम्हें सब नीचे, है ना, समझ में आने लग जाएगा कि आपका जो समाज है जहां तुम रह रहे हो कैसा है। अच्छा, गांधी जाके बोले लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लाइक दैट। शहर क्या है? स्नेयर है, जाल है, प्रलोभन का जाल है, और इनकम्बरेंस है ना, बोझ है वहां पे, फालतू का व्यस्तता है। सभी लोग कोई ना कोई जाल में फंसा है, और अपना फंस गया तो दूसरों को फंसाने का काम करता है, और फालतू के बोझ लिए घूम रहा हो, बेवजह। फुर्सत है ये नहीं है, और काम है ये नहीं है। अगर आपके घर और मोहल्ले में अगर कोई अष्टजाम या कोई पूजा पाठ की बात हो, तो लोगों से कहोगे सुनो यार, ये हम जा रहे हैं अष्टजाम कराने, कुछ सामान वामान की जरूरत है, तो आ जाना ना यार, कर देना ना, हमारे पास फुर्सत ही कहाँ है, नहीं हमसे नहीं होगा। और वो आदमी को देखोगे रोड पे, जब जेसीबी रोड खोदता है तो वहां खड़ा होकर देख रहा होता है घंटों घंटों। इसलिए ये लोग व्यस्त हैं, लेकिन फॉर नथिंग, बिजी फॉर नथिंग। तो शहर के लोग ऐसे ही होते हैं, जालसाज होते हैं, जाल में फंसे होते हैं और फंसाने का काम करते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, दैट इज द फिलॉसफी। और बिना मतलब का, है ना, टेंशन लिए घूमता रहता है, माकल माकल पीटता है। लोग देखते हो कान में, हाँ आ रहे हैं, अरे काद इतना कॉथी का टेंशन धैले बहेंगे, आ रहे हैं। अरे मोबाइल से बतियाने, गाड़ी खड़ा करो ना, गाड़ी से खड़ा करो, बतिया लो, फिर जाओ। अब आ रहे हैं कहीं पर, लोग तो नहीं जा रहे हैं आप। तो ऐसा यहाँ के लोग हैं, काम कुछ नहीं,
व्यस्तता बहुत। क्या समाज है? क्यों? क्योंकि ये लोग भोग विलास में लिप्त हैं, इसलिए ये लोग ऐसे हैं। और ये सारा काम कहाँ निकलता है? बड़े बड़े शहरों में, गांव में नहीं होता। गांव के लोग मेहनत प्रस्त होते हैं, खूब पसीना बहाते हैं और तब खाते हैं, तब देखो स्वस्थ रहते हैं। और हम लोग शहर के लोग काम कुछ नहीं है, खवाई इतना, अब पियाई है इतना। अच्छा, अब सुनो आगे क्या बोलते हैं। ये शहर के लोग, शहर में गैंग ऑफ थीप्स होता है, शहर में चोरों का समूह होता है। चोर, 1 रुपया चुराए वो भी चोर, 1 लाख चुराए वो भी चोर, दिल चुराए वो भी चोर, चित चोर, चित चोर। तो सब लोग यहाँ चोरे चोर, अकॉर्डिंग टू गांधी। मैंने बोला भाई, याद रखिएगा। एंड रॉबर्स, लुटेरे होते हैं यहाँ के लोग, लूटते हैं, हमारा चैन लूटते हैं, हमारे इज्जत लूटते हैं, हमारा हर चीज लूट के ले जाते हैं यहाँ के लोग। क्योंकि यहाँ के लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, यहाँ के लोग आपके सुख से परेशान है। बात समझ में आ रही है? ये शहर के लोग हैं, क्योंकि ये लोग यही है। सिटीज की बात कर रहे हैं यार, विलेज की बात नहीं कहा गांधी जी, याद रखो। आगे सुनो, प्रोस्टिट्यूशन, यहाँ देह व्यापार होता है। एक सस्ता सुविस्ता ये व्यापार है। पहले जमाने में एक अलग जाति के लोग होते थे, एक अलग समाज होता जो करता था, ठीक है। एक समाज, भारत के लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं आदमी के अंदर एक सेक्सुअलिटी है, तो कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए एक अलग ही समाज बना दिया था। और वो समाज से दूर रहते थे और लोग उसका इस्तेमाल करते थे, और अपने जो सेक्सुअलिटी एक्स्ट्रा है, मैंने क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो उसके प्रति आपकी चाहत है, वहां जाकर सेटिस्फाई कर लेते थे और समाज में आकर शांत हो जाते थे। क्योंकि जानते हो कि जब कोई भी चीज को दबाओगे तो और ही खराब होगा, इसीलिए उस तरह का व्यवस्था होती थी। लेकिन अब तो देखो, गांधी जी के हिसाब से कहते शहर में हर जगह प्रोस्टिट्यूशन है, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर रहा है, क्योंकि पैसा ना कमाना है। तो इसलिए कहा दिए गांधी जी कि शहर में देह व्यापार खूब जोरों से चल रहा। क्या हो गया? एक ही रात तो सही, एक ही रात में अगर 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया आ जाए तो क्या दिक्कत? तो ये सब चलेगा। तो रोज अगर 1 महीना अगर काम कर दिए और रोज अगर 1-1 लाख रुपया कमा दिए तो 1 महीने में 30 लाख रुपया हो जाएगा। सुन लो, 30 लाख रुपया कौन बिजनेस देगा आपको? एक यही बिजनेस है जो चलेगा। इसलिए गांधी जी कहे कि भैया शहर के लोगों को तो पैसा चाहिए, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। देखो सिटीज लिख रहे हैं। एंड वाइस, यहाँ के लोगों में, शहर में वाइस है, अनैतिकता, दुराचार, बेविचार, वाव, फ्लॉरिश कर रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। यहाँ बेविचार ही चारों तरफ है, सद्विचार कहीं नजर नहीं आ रहा इन सिटीज। अरे आई बात समझ आ जाओ आगे। Our ancestors were satisfied with a small village, इसलिए हमारे पूर्वज छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। हाँ, राम राम जपते थे, हाँ, और प्रभु के गुण गाते थे, और दाल रोटी खाते थे। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, खुश रहते थे। और खुश आदमी दूसरे को खुश रखता था। लेकिन आज के जमाने जो दुखी आदमी है, आपको खुश रखेगा नहीं, आपको भी अपने हिसाब से दुखी बनाने की कोशिश करता है। इसलिए देखते हो लोग अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। Our ancestors were satisfied with through home rule, यहाँ के हमारे पूर्वज से थे, अपने बनाए गए रूलों के हिसाब से काम करते थे। इनका अपना रूल था, अपने हिसाब से उठना, अपने हिसाब से बैठना, अपने हिसाब से खाना, अपने हिसाब से कपड़ा पहनना अपना था, दूसरे के हिसाब से नहीं था। इसलिए ये लोग हैप्पी थे, इसलिए सेटिस्फाइड भी थे ये लोग। लेकिन दूसरे के हिसाब से कपड़ा खाना खाओगे तुम्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग दूसरे के हिसाब से करते हैं क्योंकि हम लोग चापलूस है, दूसरे को
है ना, नहीं कहता मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट को खाया। तो दूसरे के मन के हिसाब से चलोगे तो कुत्ता काट के खा। तो भैया यही हालात है। इसलिए हमारे पूर्वज खुश थे, सेटिस्फाइड थे। आप ना सेटिस्फाइड हो और ना खुश हो। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के हिसाब से चलते हो, आपका कोई रूल रेवोल्यूशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, आफ्टर ऑल आखिरकार देयर इज समथिंग, यानी भारत के संस्कृति में, कल्चर में कुछ ना कुछ तो था जो हिंदुइज्म को, यानी भारत को, हिंदुइज्म मतलब इंडिया को बचा कर रखा है आज तक। हिंदुइज्म मतलब इंडिया, इन हिंदुइज्म इन इंडिया। आवर फोरफादर्स देखते थे कि राजा और राजा के स्वॉर्ड, राजा की संपत्ति और राजा की ताकत, माने किंग मतलब वेल्थ और स्वॉर्ड मतलब ताकत। तो राजा की शक्ति और राजा की ताकत घटिया था, इंफेरियर था। इसके समक्ष स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, यानी नैतिकता के तलवार के सामने ये सब क्या था? घटिया था। क्योंकि नैतिकता कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपकी शक्ति और ताकत एक दिन खत्म हो जाएगी। आई बात है। बड़े बड़े राजा का पतन होते देखे हो कि नहीं? आ जाओ। इसलिए भैया ये किंग की स्वॉर्ड वाली बात मत करा करो, एथिक्स अपनाओ, तुम जिंदगी में जाने जाओगे। महात्मा गांधी क्यों जाने जाते हैं? अपने एथिक्स के लिए। कबीरदास, बुद्ध, सब एथिक्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा गए काम से, कोई पूछता तक नहीं है, एक इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह गया है। आई मतलब गांधी जी विश्वास करते थे इंडियन सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व नॉट टू बी बीटन। वो दुनिया में कभी किसको हरा नहीं सकता कोई। जो भारत ने जो सभ्यता बनाया उसे कोई हरा नहीं सकता। कहाँ? दुनिया में। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। भारत की सभ्यता भगवान के भरोसे पर आधारित है। यानी यहाँ के लोग, हर आदमी भगवान पर भरोसा करता है ना। जन्म लेते भगवान और मरते, यहाँ हर चीज भगवान के नाम से शुरू होता है। जीना भगवान के नाम से, मरना भी भगवान के नाम से। इंडिया मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियल। लेकिन आधुनिक सभ्यता क्या है? मात्र मटेरियल का पूजा करना है, पैसा का पूजा करना है। इट इज इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये मानव के इच्छाओं का मल्टीप्लिकेशन है, वृद्धि है। यानी आधुनिक सभ्यता में मानव के इच्छाओं को, है ना, बढ़ाया जाता है। और जब इच्छा बढ़ जाएगी ना तो तुम शैतान हो जाओगे मेरे भाई। ठीक है। इच्छा को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। तो ऐसी इच्छा जिसको तुम पूरा कर सकते हो वो आवश्यकता, और जिसकी जो इच्छा जो पूरा नहीं कर सकते वो हो गया इच्छा। तो भैया हम अपना इच्छा उतना ना बढ़ाए, हाँ, ताकि हम अपनी इच्छा के पूरा करते करते मर जाए। इसलिए भारत की सभ्यता, हाँ, मटेरियल की बात नहीं करता, लेकिन आधुनिक सभ्यता क्या करता है? वो पूजा करता है मटेरियल का। और ये इनडेफिनिट मल्टीप्लाई, माने इनडेफिनिट, अनिश्चित रूप से गुना पर गुना बढ़ाते जा रहा है मानव की इच्छाओं को। अगर आपने एक कार किन लिया तो संतुष्ट नहीं, 2 कार, फिर 2 कार किन लिया, 3 कार, 3 कार 4 कार, एक मोटरसाइकिल नहीं, दूसरा, तीसरा, एक मोबाइल नहीं, चौथा, 5वां। यही है वांट। कब तक बदलते रहोगे? समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस। जो मॉडर्न है ना, इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस। आधुनिक सभ्यता में जो भी इन्वेंशन किया गया है, खोज किया गया है, जो नया नया चीज बनाया गया है, वो मैडनिंग टू रेजिस्ट। अगर विरोध करोगे तो तुम पागल हो जाओगे, उसका रोक पर लगाओगे तो पागल हो जाओगे। आधुनिक सभ्यता में जो कुछ का भी निर्माण हुआ है उसको तुम रोकोगे, तुम पागल हो जाओगे। जैसे किसी को गाड़ी से जाने की आदत है, वो पैदल जा सकता है? नहीं, है ना। जिसको मोबाइल में बतियाने की आदत है, मोबाइल छीन लोगे तो मर जाएगा। आई बात समझ में? एसी में रहने की आदत हो जाएगी तो तुम, है ना, पंखा की हवा तुम्हें गर्म लगने लग जाएगी। तो भैया, फॉर आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट मशीन। हमारे पूर्वज ने कोई मशीन खोजा? नहीं खोजा। क्यों? क्योंकि जानते थे, वे लोग जानते थे कि मशीन अगर कर देंगे तो हम लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे। और जो आदमी मशीन के गुलाम हो जाता है ना मेरे भाई, वह चरित्रहीन हो जाता है। ठीक। आ जाओ। कलयुग देख रहे हो, सब मतलब मशीन से काम करने वाला आदमी, इसके पास चरित्र है।
सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, अगर देखा जाए सभ्यता है क्या, वास्तव में सभ्यता है क्या, तो कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी इच्छाओं की वृद्धि पे नहीं रहता। यानी भारत की सभ्यता, अगर सभ्यता देखा जाए वास्तव में, तो इच्छाओं को बढ़ाना नहीं होता, ये होता है डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन अपॉन वांट, इच्छाओं पर रोक लगाना होता है। सभ्यता का मतलब इच्छाओं पर रोक लगाना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये वाली। अगर सब कुछ करना है तो ये सभ्यता नहीं है, ये असभ्यता है। ठीक है। ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस, कहते हैं कि मानव के जो दिमाग है ना वो बेचैन है। कैसे? चिड़िया की तरह। मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसको मिलता है उतना ही और पाने की चाहत रखता है, कभी ये संतुष्ट नहीं होता है, दिल मांगे मोर। ठीक। ए मैन कैन अटेन मास्टरी ओवर माइंड एंड पैशंस टू ऑब्जर्व मोरालिटी, कहता है कि एक आदमी अगर चाहता है कि अपने माइंड के ऊपर मास्टरी करे, अपने माइंड को बस में करे, अपने वासना को बस में करे, तो जानते हो क्या करना पड़ेगा? उसको मोरालिटी पर काम करना पड़ेगा, अपनी नैतिकता पर काम करना पड़ेगा। हैप्पीनेस इज लार्जली मेंटल कंडीशंस, कहा जाता है कि खुशी जो है ना यार, वो क्या है? मानसिक अवस्था है। खुशी बाजार में नहीं बिकती, अगर बिकती तो अमीर लोग किन लिया करते। ये मेंटल कंडीशन है। अगर आपकी मानसिकता सही है आप खुश है, अगर मानसिकता गड़बड़ है आप ना खुश है, क्योंकि खुशी और गम ये सब माइंड से होता है। गिब्बन नाम का एक व्यक्ति है, गिब्बन, वो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। कहाँ का? कब का? 18वीं शताब्दी का। कहाँ का? इंग्लिश मैंने इंग्लैंड का। ठीक है। इंग्लैंड के रहने वाला इतिहासकार है। किस युग का? तो 18वीं शताब्दी का। ठीक है। एसोसिएटेड विथ इटली, इनका संबंध इटली से बहुत अधिक है, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखा है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यानी रोमन साम्राज्य का पतन के बारे में लिखा है। और रोमन साम्राज्य इटली। ठीक है। तो इटली के इतिहास से जुड़े थे। ठीक है। तो गिब्बन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड का। क्या काम करते थे? हिस्ट्री लिखते थे। किस युग के थे? 18वीं शताब्दी के। लेकिन कहाँ से एसोसिएटेड थे, कहाँ से जुड़े थे? इटली से। क्यों? क्योंकि इनको इटली में बहुत रुचि था, इसलिए उन्होंने किताब भी लिख दिया, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। आई बात समझ में? तो ये हुआ गिब्बन साहब के बारे में। आई बात समझ में? चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ रहा है? हमको आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो बताओ यार, कमेंट करके कह सकते हो। ये देखो गिब्बन साहब की पिक्स है, ये यही है हमारे गिब्बन साहब। अब चाहो तो देख सकते हो, ये है, यही है हमारे गिब्बन साहब, ये दिस वन। ठीक, क्लियर? तो ये रहा आपका क्या कहते हैं 37 की पॉइंट्स।